आज सुनिए शिवानी जी की लिखी हुई कहानी जा रे एकाकी। शिवानी जी ने कारागार में बंद महिला बंदिनियों के ऊपर कई कहानियाँ लिखी हैं, या ये भी कह सकते हैं कि शिवानी जी ने महिला कारागार में जाकर जेल बंदिनियों से मिलकर उनकी जीवन गाथाएं सुनकर उनको कहानियों का रूप देकर पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। आज प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई इसी तरह की कहानी जा रे एकाकी। एक साथ ही मुझे अपनी स्नेही पाठिकाओं के 2 निमंत्रण मिले थे, किंतु कैसा विरोधाभास था। एक और समृद्ध क्लब के दर्शनीय लॉन में कतारबद्ध भव्य गाड़ियों से उतरती महिमामयी महिलाओं के हवा में फहराते चंदेरी, कोटा और चिकन के दामी आंचल और आंचलों से उठती सुगंध की मदिर लपटें, रंगीन निश्चिंत कहकहों के बीच परिवेशन के दक्ष बहरे हाथ बांधे इधर उधर घूम रहे थे। दीवारों पर लगी एक संगमरमरी शिला की ओर दृष्टि स्वतः ही उठ गई। छोटी सी शिला पर क्लब की संरक्षिकाओं के नाम खुदे थे और उनके बीच तो शायद अवध की पूरी ताल्लुकेदारी ही आकर बिखर गई थी। देखते ही देखते दूधिया धुली चांदनी पर इंद्र सभा उतर आई। रंगीन लाल चमकती कारचोबी की टोपियाँ कव्वाली में झूमने लगीं। अनभ्यस्त हाथों की संगत के बीच सहसा घुंघरू खन के और नृत्य संगीत के अबीर गुलाल से दिशाएं रंग गईं। दूसरा निमंत्रण आया था एक विचित्र खेमे से। मैं वहां पहुंची तो लौह कपाट मुंदे थे। भयावह आकृति के 2 मुछंदर सिपाहियों ने मुझे संदिग्ध दृष्टि से देखा, पर मैं तो अपने उस विचित्र परिवेश को देख रही थी। क्या ये सचमुच लखनऊ था? दूर दूर तक फैले बियाबान अरण्य को एक टिट्टिब अपनी बेमौसमी चीत्कार से चीरता सन्न से निकल गया और मैं सहम कर आगे बढ़ी। आज भी मैं अतिथि थी, किंतु कैसी अनोखी बस्ती की। वहाँ का उन्मुक्त आकाश भी शायद उन अभिशप्त बंदिनियों के तप्त निश्वास से मटमैला पड़ गया था। पेड़ थे, किंतु पत्तियाँ थीं पीली, बीमार और मुरझाई। पास ही एक घनी अमराई भी दिखी, पर मुझे लगा उस आम्र कुंज में कभी कोयल भी नहीं टहूकी होगी। लोहे की मोटी मोटी छड़ों को पकड़कर दोनों सिपाहियों ने किसी बुंदेलखंडी दुर्ग की सी सुदृढ़ ड्योढ़ी के द्वार खोल दिए और उन अनोखी अनजानी बंदनियों के स्नेहपूर्ण सरल आतिथ्य ने मुझे बाहों में भर लिया। मेरी मेजबान थी वे बंदनियाँ, जिन्हें भाग्य, परिस्थिति एवं समाज ने अपने कुचक्र के झंझावात में लपेटकर उन 4 दीवारियों में मूंद दिया था। वहाँ यौवन, वात्सल्य, प्रेम, उमंग, आशा का प्रवेश निषिद्ध था। 20 वर्ष के जवान सलोने चेहरे पर ढूंढे से भी तारुण्य की झलक नहीं दिख सकती थी। प्रौढ़ा वह भार नमिता वृद्धा लग रही थी और वृद्धा अर्थी में बंधी सी निर्जीव देह लिए अवश अचल बैठी थी, जैसे बैठे ही बैठे प्राण छूट गए हों। भावनाहीन चेहरे, अडिग मुद्रा और परलोक की ओर बंधी टकटकी 180 जोड़ा आँखें एक साथ मेरी ओर उठीं और उस अचूक चांदमारी से मेरी धज्जियाँ उड़ गईं। मैंने इधर उधर दृष्टि घुमाई। सुघड़, स्वच्छ, शालीनता मंडित स्निग्ध निस्तब्धता ने एक अदृश्य पुष्पहार जैसे मेरे गले में डाल दिया। कौन कह सकता था कि ये कारागार है और मेरे सम्मुख नतमस्तक खड़ी उन 180 बंदनियों की अधिकांश गर्दनों पर फांसी का फंदा कभी आता आता रुक गया है। इनमें से अधिकांश खून की सज़ा भुगत रही हैं, कुछ डकैती और फौजदारी की। वैसे सामान्य अपराध की सज़ा पाकर कोई भी बंदनी यहाँ नहीं आती। प्रायः उन्हें ही यहाँ भेजा जाता है जिनकी फांसी की सज़ा कम्यूट कर दी गई है, डॉक्टरनी ने कहा, और मैं अविश्वास से उन निरीह चेहरों को देखती ही रह गई। खाना मेज पर लगाकर वे पूर्ण अनुशासन के संयम में बंधी किसी फौजी टुकड़ी के जवानों की भांति अपनी अपनी पत्थर की चौकियों पर बैठ गईं। न उन चेहरों पर औत्सुक्य था, न उन निष्प्रभ आँखों में नारी सुलभ जिज्ञासा। खाना सब इन्होंने बनाया है, डॉक्टर ने कहा, और मेज पर सजे सुस्वाद भोज्य पदार्थों के सुवासित अंबार को ध्यान से देखा। क्या ये संभव था कि जिन्होंने गंडासे से ना जाने कितने नरमुंडों की कुट्टी सी काट दी थी, उन्हीं के पतिहंता हाथों ने ऐसे सुस्वादु देव दुर्लभ भोजन में रस घोला होगा? मोनदार पूड़ियाँ, खस्ता कचौड़ियाँ, कद्दू का वो शाक जिसके बिना पूड़ी कचौड़ियों का व्यक्तित्व ही अधूरा रहता है, रायता और चटनी। भला किस सुगृहिणी एवं सुपाचिका को आज उन्होंने बुरी तरह नहीं पछाड़ दिया था?
फिर उन पत्थर की चौकियों पर धरी चमकती कांसे की थालियों में क्या सहज में ही पूड़ियाँ कचौड़ियाँ उतरती थीं? ये तो उनकी दयालु डॉक्टरनी बाई और सहृदय अधीक्षक की कृपा थी, जो आज उन्हें मनचाही रसद जुट गई थी। फिर दक्ष पाचिकाएं भला कसर कर सकती थीं। फिर भी मैंने देखा, सम्मुख परसी थाली के बहुप्रतीक्षित व्यंजनों को वे न जाने कैसी खोई खोई दृष्टि से देख रही थीं। क्या पता घृत पकवानों की मधुर सुगंध उनके स्मृति द्वार की जंग लगी सांकड़ों को एक साथ खटकाने लगी हो। ना जाने कितने भूले बिसरे विवाह भोज, मुंडन, जनेऊ, सत्यनारायण की कथा और गौनों में चढ़े कड़ाहों में तैरती फूली फूली पूड़ियों की स्मृति गहवर बन उनके कंठ में अटक गई हो। खाना शुरू करो, तब हम भी खाएंगी, डॉक्टरनी ने हंसकर कहा और कतार की कतार सकपका कर थालियों पर झुक गई। उदार अधीक्षक की कृपा से उन बंदनियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त थीं। फिर उनके सौभाग्य से उनकी अधीक्षिका भी एक सहृदय सौम्य विदुषी महिला थीं और उनकी डॉक्टरनी बाई एक लंबे अरसे से उनके साथ रह अपराध पर ही शोध कार्य कर रही थीं। इसी से उनकी आधि व्याधियों का लेखा जोखा उनके जिह्वाग्र पर था। यही नहीं, प्रत्येक बंदनी का इतिहास भी उन्हें कंठस्थ था और उन 180 हृदयों की धड़कनें स्वयं उनकी धड़कनें बन गई थीं। अपने सुदीर्घ अनुभवों के वाचनालय में सजी उन रंग उड़ी जीर्ण पुस्तकों के पृष्ठ वे न जाने कितनी बार उलट चुकी थीं। वो जो अभी आपको पंखा झल रही थी ना, हीरा नाम है उसका, उन्होंने मुझसे कहा। उम्र होगी 58 के लगभग, पर पिछली 15 अगस्त को आप इसका नाच देखती तो दंग रह जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 20 वर्ष की छरहरी नृत्यांगना नाच रही हो। वैसी ही लोच, वैसी ही मोहक नृत्य भंगिमा और लास्य कटाक्ष। मैंने एक बार फिर उस नृत्य प्रवीणा को देखा, झुर्रियों से भरा एकदम स्याह चेहरा, किंतु उस स्याह चेहरे को अपने खद्योत प्रकाश से पल पल मोहक बना रही मधुर स्निग्ध हंसी। कभी मुझे पंखा जलती, कभी पिंगलट सी फटकती भागकर गरम गरम पूड़ियाँ ले आती और मेरे लाख नाना कहने पर भी थाली में डाल देती। यही नहीं, मैं हाथ धोने उठी तो पानी ही डालने नहीं बढ़ाई, झुककर उसने मेरे हाथ स्वयं ऐसे धुला दिए जैसे मैं कोई अबोध बालिका हूँ और स्वयं हाथ धोने में कपड़ों के छींटे डालकर खराब कर बैठूंगी। फिर मैं कुछ कहती, इससे पहले वो मेरे झूठे हाथों का पानी आचमन सा कर पी गई। छी छी, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा। बहू जी, पाप की गठरी ससुरी बड़ी गरू है सिर पर। आप जैसे भले घर की बहू बेटी का जूठा पानी यहाँ गंगा जल है हमारे लिए। मैं लौट कर मेज पर आई और आते ही डॉक्टर से उसका इतिहास पूछा तो स्तब्ध रह गई। आज दूसरे घर की बहू बेटियों की जूठन का आचमन करने वाली हीरा वर्षों पूर्व अपनी बालिका पुत्र वधू को उसी के पति की सहायता से जिंदा जला चुकी थी। पुत्र को हुई थी फांसी, किंतु उसे फांसी की सजा से भी अधिक कठोर प्राणदंड मिला था, आजन्म कारावास। इकलौते पुत्र की मृत्यु और जघन्य पाप का बोझ फांसी का अदृश्य फंदा बन वर्षों से उसका गला घोंट रहा था और न जाने कब तक घोंटता रहेगा। और फिर सांवली उदास बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की, जो एक प्रकार से स्वयं निरपराधिनी थी, किंतु 3 भाइयों की कुटिल साजिश के चक्रव्यूह में फंसकर भाग्य का लिखा भोग रही थी। फौजदारी की सजा काटकर जब वो इस बिरादरी से विदा लेगी तो अनेक आंखें गीली होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। उसकी सुघड़ सिलाई ने उसे पूरे कारागार की ड्रेस मेकर बना दिया था। क्रोशिया की लेस में वो ऐसे ऐसे गुलाब गूंथ कर रख देती थी कि मन करता था उठाकर सूंघ लो। उस पर कपड़ों की सिलाई में तो वो सचमुच ही सुई तोड़ कर रख देती थी। अपनी सुरुचि की बेजोड़ बखिया से वो सखियों की झूले सी जेल की आकारहीन कृतियों में अत्याधुनिक फ्रेंच मॉडल के बॉडी स्टॉकिंग की मरीचिका उभार देती। सजा मिलते ही प्रत्येक बंदनी के आभूषण उतरवा लिए जाते हैं और एक सी सादी धोती कुर्ती में किसी प्रकार की भी साज सज्जा की गुंजाइश नहीं रहती। प्रत्येक बंदनी को केवल अपने सौंदर्य के ही मूलधन पर बड़ी बुद्धिमानी से काम चलाना पड़ता है। इधर उधर दृष्टि घुमाने पर भी मुझे कहीं एक दर्पण नहीं दिखा तो मन भर आया। ये तो किसी भी नारी के लिए प्राणदंड से भी कठोर सजा थी, किंतु दर्पण के अभाव में भी अनेक चेहरों पर प्रतिबिंब देखकर संवारी गई लुनाई के स्पष्ट हस्ताक्षर थे। सलीके से निकाली गई मांग
काली बिंदी जो संभवतः जली लुखाटी के औदार्य से जुटाकर अनेक ललाटों की शोभा बढ़ा रही थी, और आंखों को कर्ण चुंबी बनाने की चेष्टा भी टेढ़ी मेढ़ी होकर कहीं नहीं फैल पाई थी। ये सज्जा भला बिना दर्पण के कैसे संभव हुई होगी? मैं ये सोच रही थी कि रहस्य स्वयं स्पष्ट हो गया। एक सांवली ताड़ सी लंबी युवती जल से भरी बाल्टी में झुककर अपना प्रतिबिंब संवार रही थी। मुझे देखकर सकपकाती बाल्टी उठाकर चौके में चली गई। नारी सुलभ श्रृंगार प्रियता को क्या आजन्म कारावास भी कहीं छीन सकता है? जली लकड़ी की कालिक से बनी कज्जल रेखा, कोयला पीसकर बनाई गई मिस्सी या लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ काट कर बनाई गई टिकुली, क्या जल पूरित घट दर्पण देखकर नहीं संवारी जा सकती? खाना खाकर मैं अधीक्षिका के साथ विभिन्न कमरों को देखने निकली। दिन दहाड़े भी कैसी मध्य रात्रि की सी भयावह निस्तब्धता थी। मोटी मोटी लोहे की छड़ों से घिरी चौड़ी खिड़कियां और दृष्टि की पहुंच से दूर छिटक गया आकाश, जिसे देखने चार दीवार से चढ़ती आंखें स्वयं ही थक परास्त हो फिर नीचे पसर जाती थीं। विशाल कमरे की डॉर्मेट्री में दूर तक बिछी पत्थर की कब्र सी शिलाएं, उन पर काले खुरदुरे कंबलों में लिपटा प्रत्येक बंदनी का बिस्तर बड़े सलीके से रखा गया था। मैं सोचने लगी, दीवारों पर लिखी गई रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की वे पंक्तियां क्या रात्रि की उस निस्तब्धता में इन अभागियों को शांति दे पाती होंगी? जब उन शिलाओं पर अभिशप्त मस्तक धरते ही उनके जघन्य अपराध डरावने दुस्वप्न बन तक्षक नाग की सी घातक कुंडली मार उनकी छातियों पर बैठ इनका गला घोंट देते होंगे, और फिर इनके अपराध भी क्या साधारण थे? प्रेम के लिए काटा गया पति का मुंड, जिंदा जला दी गई पुत्र वधू, डकैती में की गई कुपुरुषोचित नृशंस लूटपाट, अबोध बालिकाओं को फुसलाकर हाट बाजार में बेचने का दुस्साहस, भ्रूण हत्या, और फिर एक ऐसा अमानवीय अपराध जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दो सगी देवरानी जेठानी कुछ ही समय पूर्व तक एक साथ इसी कारागार में आजन्म कारावास की सजा भुगत रही थीं, किंतु दोनों की नित्य की कलह कभी भी गंभीर रूप ले सकती थी। इसी से एक को नैनी जेल में भेजे जाने का अनुरोध किया गया था। यदि ऐसा न किया जाता तो यह संभव था कि अवसर पाते ही उनमें से कोई एक भी एक बार फिर हत्या में सधे अपने हाथ का चमत्कार दिखा सकती थी। अब जेठानी का स्थानांतरण कर दिया गया था। उनकी कहानी जितनी रोचक थी उतनी ही भयावह। वर्षों से चल रहे मनोमालिन्य ने पहले जेठानी को ही रणचंडी बनाकर जीवन रंगमंच पर भेजा। देवर समृद्धता और श्रृंगार प्रिया देवरानी पति की समृद्धि का उन्मुक्त प्रदर्शन कर दिन रात जेठानी का जी जलाया करती। कभी तिलड़ी तो कभी पंचड़ी लड़ी, तो कभी हंसली तो कभी हमेल। दोनों भाइयों की आर्थिक असमानता ने सहसा विकट रूप धारण कर लिया। फिर जेठानी पर एक दिन शैतान सवार हो गया। जिस गर्दन पर हुलस्ती पंचलड़ी का देवरानी को इतना गुमान था, क्यों ना उस गर्दन को ही साफ कर दिया जाए। बांस और बांसुरी को एक साथ साफ करने के दुष्परिणाम की उसे कोई चिंता नहीं थी। देवरानी की नृशंस हत्या के अपराध में जेठानी को मिला प्राणदंड, किंतु गोद के दूध पीते शिशु को देखकर ही फांसी का फंदा खींच लिया गया। अबोध शिशुपुत्र भी माँ के साथ आजन्म कारावास भुगतने लगा। जेल के नियमानुसार 6 वर्ष की आयु तक उसे भी अपनी माँ के साथ कारागार के आतिथ्य का भागी बनना पड़ा। इस बीच विदुर देवर ने अपनी साली से विवाह कर लिया था। इधर इसका पुत्र भी 6 वर्ष का होते ही घर भेज दिया गया था। बड़ी बहन की हत्यारिणी जेठानी के अपराध को बड़े सरल औदार्य से भुलाकर उसकी नई चाची उसे बड़े लाड़ दुलार से पाल रही थी कि सहसा अग्निगर्भा जेठानी पैरोल पर छूटकर फिर घर पहुंच गई। पुत्र लाख बुलाने पर भी जेल से छूटी जननी के निकट नहीं गया। चाची का आंचल पकड़ छिप गए पुत्र को देखकर जेठानी की हाड़ मज्जा भस्म हो उठी। जिन आभूषणों से दमकती देवरानी की ग्रीवा को उसने मूली सा काट दिया था, वो तो जैसे फिर उसी धड़ पर उगाई थी। फिर इस बार तो उस धड़ का दुस्साहस और भी बढ़ गया। इस बार तो अभागों ने उसकी कोख का बेटा ही उसका दुश्मन बना दिया। जाने की बेला निकट आई तो वो क्रोध और विवशता के अंधड़ में भटकती एक बार फिर अंधी बन गई। जेल के प्रवेश की सान में जिह्वा की कतरनी उसने ऐसी तेज बना ली थी कि घर भर के लोग एक एक कर उसके जिह्वा प्रहार से घायल हो चुके थे। अब उसने देवरानी को खूब जली कटी सुनाई।
जैसे तेरी बहन को साफ किया ऐसे एक दिन आकर तुझे भी साफ कर जाऊंगी, समझी? खबरदार जो मेरे ननकू को फुसलाया। मैं क्या नहीं समझती कि तू उसे दूध जलेबी खिला खिला कर क्यों फुसला रही है? चुपचाप किसी दिन कत्ल कर देगी उसका। ये सुनते ही उसके नन्हे पुत्र ने चाची से कन्नी काट ली। चाची का क्रोध उतरा नन्हे भतीजे पर। जेठानी वापस जेल पहुंची नहीं थी कि बेटे का कत्ल हो गया। हत्या की थी स्वयं चाची ने, फिर विधाता ने न जाने क्या सोचकर दोनों को प्राण दंड से भी अधिक कठोर दंड दे दिया। एक साथ एक ही कारागार में आजन्म कारावास। ये सचमुच ही दोनों के लिए बड़ी भारी सजा थी। उठते बैठते दोनों एक दूसरे को अदृश्य भाले बर्छियों से छेदने लगीं। अब जेठानी नैनी जेल भेज दी गई थी, किंतु पश्चाताप का असाध्य कैंसर देवरानी को घुला रहा था। इससे तो मुझे फांसी ही मिल जाती तो अच्छा था। रात रात को उठकर बैठ जाती हूँ, कान के पास आकर दुश्मनियाँ कहने लगता है, चाची, ओरी चाची। सुना जिस कमरे में उसने बालक की नृशंस हत्या की थी वहाँ इतना अंधेरा था कि दिन में भी पुलिस ने मशाल जलाकर लाश के टुकड़े बरामद किए थे। किंतु उसी कारागार में पश्चाताप की ज्वाला से अछूती बंदनियाँ भी थीं। एक कमरे में हाथ बांधे राज महिषी सी खड़ी अगली नाजमती ने मुझे देखते ही बड़ी अवज्ञा से उदासीन दृष्टि का थप्पड़ सा मार अपनी मराल ग्रीवा फेर ली। क्या रंग था और कैसी खडक सी धार सी नासिका। उसके उसी अभद्र अशिष्ट आचरण के कारण संभवतः उस दिन सहभोज में सम्मिलित नहीं किया गया था। सर्कस की किसी अधखिली सिंगनी सी ही वो खुंखार नरभक्षिणी कभी भी दर्शकों पर झपट सकती थी। इसी से उसे बाहर रिंग में लाना शायद अधिकारी वर्ग को खतरे से खाली नहीं लगा होगा। उन कंजी आंखों में एक हिंस्र वन्य लपट देखकर मैं कांप उठी। उसे सहबोध से वंचित रखा गया था, किंतु उस सामान्य दंड से सुंदर चेहरे पर एक शिकन भी नहीं उभरी थी। ये तो कारागार नहीं, जैसे महाराजा छत्रसाल की पटरानी का अंतःपुर था और असंख्य अदृश्य चेरी बांदियों से घिरी बड़ी रानी सरकार प्रभुता के मद में झूमती टहल रही थी। पहली झलक में वो 20 वर्ष की युवती सी छरहरी लगी, किंतु गौर से देखे जाने पर उस छलनामयी गत यौवना का बहुरूपी उत्तरीय खिसक गया। इस बार शायद उसके नारी सुलभ औत्सुक्य ने उसके बनावटी गांभीर्य पर विजय पाली। कनखियों से वो भी हमें देखने लगी और उस काक दृष्टि में कुटिल चेहरे की एक भांज स्वयं खुलती चली गई। व्यंग्यात्मक बंकिम स्मित में उसके क्रूर स्वभाव के द्योतक पतले अधर खिंच कर रह गए, जैसे पूछ रही हो, क्यों देखने आई हो हमें? क्या हम किसी चिड़ियाघर के नुमाइशी पशु पक्षी हैं? जैसा जीवन जिया हो उसकी छाप मानव चेहरे को सचमुच ही अपने रंग में रंग देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मिस्सी लगे दांतों की क्षणिक चमक, नुकीले तेवर, ठोड़ी का गोदना और कंजी आंखों में छिपी कुटिल बर्छियों की झलक दिखाकर उसने फिर पीठ फेर ली। मैं आगे बढ़ गई। अब भी इस उम्र में इतनी सुंदर है तो अपने यौवन काल में ये कितनी सुंदर रही होगी। मैंने उनकी अधीक्षिका से कहा तो वो हंसकर बोली, सुंदर? काश इसके सुंदर चेहरे सी ही सुंदर इसकी केस हिस्ट्री भी होती। किंतु ये तो एकदम विपरीत, करदय कुत्सित ही नहीं, कलंक मंडित। ना जाने कितनी डकैतियों में डाकुओं की निर्भीक संगनी बन वो कितने ही हरे भरे घर उजाड़ चुकी थी। यही नहीं, अब भी उसके प्रशंसकों का अभाव नहीं था। सबसे अधिक मिलने वाले इसी के पास आते हैं। इससे 20 वर्ष छोटा एक सुदर्शन ठाकुर अभी कुछ दिन हुए इससे मिलने आया था, टोकरी भर मेवे लेकर। इतने सारे मेवे एक साथ किसी भी बंदनी को नहीं दिए जा सकते। हमने कहा, कारागार के नियमानुसार आप इसे केवल अभी खाने भर की सामग्री दे सकते हैं। तब हंसकर इसके छोकरे प्रेमी ने अपनी ही उपस्थिति में इसे सारे मेवे खिला दिए। मुझे उस प्रत्युन्पन्नमति पठान की कहानी का स्मरण हो आया, जो साथ में एक मोटा दुम्बा लेकर यात्रा कर रहा था। टिकट चेकर द्वारा दुम्बे का टिकट मांगे जाने पर उसने तत्काल वहीं दुम्बे को काट कूट उधरस्त कर लिया था। निश्चय ही उन प्रौढ़ कपोलों की लालिमा में उन पौष्टिक मेवों की ललछौई आभा एक लंबे अरसे के लिए रिस कर रह गई थी। अभी तो आप उससे मिली ही नहीं। दक्षिणी डॉक्टरनी का आनंदी चेहरा बचकाने उत्साह से रंग गया। मुझे भी जैसे उस उत्साह की छूत लग गई और मैं उतावले कदमों से चौके की ओर बढ़ी। छोटा सा धुएं से भरा चौका किसी भी सुगृहिणी के चौके सा साफ सुथरा और पकवानों की सुगंध से सुवासित था। एक बड़ी सी कढ़ाई में घुटनों तक धोती चढ़ाए 2 लंबी तातार सी औरतें पूड़ियाँ तल रही थीं। सहसा धुएं की कुहेलिका को चीरती वो अपने 2 गुलगोथने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई।
ये मेम साहब तुम्हारे ही देश से आई है चनुली, उसकी अधीक्षिका ने कहा और उसने एक लजीले दृष्टिपात से मुझे बींध कर आंखें झुका लीं। क्यों चनुली, किस गांव की हो तुम? मैंने हंसकर पहाड़ी में पूछा, पर मैं क्या जानती थी कि उस बिछुड़े देश की भाषा में पूछा गया मेरा निर्दोष प्रश्न नश्तर बन उसी क्षण उसके पके नासूर को बेरहमी से चीर देगा। दोनों हाथों से मुंह ढांप कर वो फपक फपक कर रोने लगी तो मैं अप्रस्तुत हो गई। बहुत दिनों बाद आपके मुंह से अपनी भाषा सुनकर ही शायद बेचारी अपने को रोक नहीं पाई। वैसे वो कभी रोती नहीं, डॉक्टरनी ने अंग्रेजी में कहा और फिर बड़े चातुर्य से प्रसंग बदल दिया। अच्छा चलो तो चनुली, हमको काम है, तो मेम साहब को स्कूल और पूरी जेल दिखा लाओ। मेरी अनजान उपस्थिति में अचानक ऐसे टूट कर बिखर जाने से चनुली जैसे मेरी ओर आंखें उठाकर देख नहीं पा रही थी। आंखें पोंछ कर नीची नज़र किए ही बोली, आइए। और मैं निशब्द उसके पीछे पीछे चलती एक बार फिर जेल की परिक्रमा कर गई। बच्चों की कक्षा देखी तो मन भर आया, किंतु क्या वो सचमुच बच्चे थे? 6 वर्ष के भोले निष्पाप चेहरों पर 26 वर्ष के अनुभव की छाप थी। बेरौनक उदास चेहरों में जड़ी पीली आंखों में क्षण भर के लिए किसी दम तोड़ती टॉर्च के नन्हे नन्हे बल्ब की सी ही चमक आई, फिर दब से बुझ गई। नन्हे नन्हे हाथ हिला हिलाकर उन्होंने मुझे कविता सुनाई, गाने गाए, चाबी खत्म हो रहे लट्टू की भांति एक दो ने गोल गोल घूम संक्षिप्त नृत्य प्रदर्शन भी किया। किंतु मुझे लगा वर्षों पूर्व बचपन में देखे राजस्थानी कठपुतलियों के किसी कठपुतले का नाच फिर देख रही हूँ, जो बार बार मरने का अपूर्व अभिनय करता भड़ाम से गिर फिर उठकर गले में बंधा सार्डिन का टीन पीट पीट कर सीटियों में गाने लगता था, थोड़ी थोड़ी और बजेगी। 6 वर्ष का होते ही जब उन्हें पिता या अभिभावकों के पास भेज दिया जाएगा, तब जननी का ये अवांछनीय सानिध्य क्यों उनके लिए अनिवार्य है, मेरी समझ में नहीं आया। कैसा ही आदर्श कारागार क्यों ना हो, इन अबोध शिशुओं के कोमल मन पर क्या इस परिवेश की छाप सदा के लिए नहीं पड़ जाती होगी? मैंने एक बार फिर उन्हें देखा और सहमी दृष्टि फेर ली। मुझे लगा जैसे फूलदान में यत्न से लगाए गए उन कोमल पुष्पों की पंखुड़ियाँ छूते ही भरभरा कर बिखर जाएंगी। शायद आप चनुली से एकांत में बातें करना चाहेंगी। दयालु जेलर मुझे अपने कमरे में छोड़ आईं। छोटा सा साफ सुथरा हवादार कमरा चारों ओर से खुला हुआ था। चनुली चुपचाप मेरे पैरों के पास आकर बैठ गई, जैसे मेरी बहुत दिनों की बिछुड़ी पालतू बिल्ली हो। निस्तब्ध कमरे की निस्सीम शून्यता के बीच मैं थी और मेरे पैरों के पास बैठी चनुली। ठीक ही कह रही थी अधीक्षक की पत्नी, जैसा रूप है वैसा ही सौम्य आचरण। आश्चर्य होता है कि ऐसी संत बालिका ने भी किसी के प्राण लिए होंगे। चनुली का करुण इतिहास मैं उन्हीं से सुन रही थी, पर स्वयं चनुली के मुंह से सुना तो फिर कुछ नहीं कह सकी। उत्तराखंड के सीमावर्ती आसपास बसे 2 ग्रामों में ही उसका मायका और ससुराल थी। विवाह हुआ था स्वयं पति की इच्छा से। अपने सीढ़ी से बने खेत पर खड़े उस बांके कुमाऊनी जवान ने सुंदरी चनुली को बकरी चराते देखा था। निर्णय लेने में उसे विलंब नहीं किया, किंतु पुत्र जब जननी को पुत्रवधू चयन के जन्मजात अधिकार से वंचित करने की धृष्टता करता है तो कभी पढ़ी लिखी जननी का चित्त भी विद्रोह कर उठता है। फिर वो तो एक अपढ़ ग्राम्या माँ थी। विवश होकर बहू तो ले आई, किंतु उसे स्वीकार नहीं कर पाई। आए दिन गृह कलह की आतिशबाजी से ग्राम का आकाश रंगीन बनने लगा और आनंद उठाने के लिए प्रतिवेशी परिवारों की भीड़ जुटने लगी। इसी बीच सीमांत के चीनी युद्ध ने नवेली चनुली के फौजी पति को भी बुला लिया। वो गया और फिर नहीं लौटा। पुत्र की अकाल मृत्यु ने कर्कशा सास को जीती जागती तोप बना दिया और वो दिन रात आग उगलने लगी। कुलच्छनी, तूने ही मेरे बेटे को खा लिया। चनुली की एक प्रतिवेशनी उसकी सास के तोप खाने के लिए नित्य बारूद जुटाती थी। सुबह सुबह चुनी नई दराती लेकर घास काटने निकली तो वही झगड़ालू पड़ोसिन जानबूझकर ही उसके पीछे हो ली। मार्ग भर वो उसको छेड़ती गई। छौंक लगा रही थी उसकी अन्य सखियाँ। चनुली ने गले का मंगलसूत्र और नाक की फुल्ली न उतारने की धृष्टता की थी। इसी से नारी वर्ग ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। अभियान की अगुआ थी वही कर्कशा प्रतिवेशिनी। ये श्रृंगार क्या राण रणकुली औरतों को शोभा देता है? वहाँ बुढ़िया बेटे के लिए पागल हो रही है, यहाँ इस मुई का ये चरित्र है। दीदी, चनुली का गला रुंध गया।
मेरा मन कहता था कि वे जिंदा हैं और मेरा मन कभी झूठ नहीं बोलता। इसी से मैं चरियो फुल्ली नहीं उतारती थी। और क्या मैं सजने धजने के लिए ये सब करती थी? फिर उसी रात को मैंने उन्हें सपने में देखा था। मन भारी था। उसने मुझसे ऐसी बात कह दी तो मैं क्रोध से पागल हो गई। खींचकर मैंने दराती उसकी ओर फेंकी। मैं क्या जानती थी दीदी कि एक ही चोट में उसकी गर्दन लटक जाएगी। चनुली ने अपने निर्दोष आंखें मेरे चेहरे पर गड़ा दीं। यदि मैं न्यायाधीश होती तो उसी क्षण उन निर्दोष आंखों की गवाही ही को सत्य मान उसे मुक्त कर देती। कैसा भोला निष्पाप चेहरा था और निष्कपट कैशौर्य का कैसा सरल आत्मनिवेदन। फिर मैंने सांस रोककर पूछा। फिर खून का फव्वारा सा छूटता देख मैं भागकर घर आ गई। पर सबने तो मुझे देख लिया था। उसी दिन मुझे अल्मोड़ा ले जाया गया। क्यों, किसी ने क्या तुम्हारी जमानत नहीं दी? मैंने पूछा। मेरी जमानत कौन देता? उसने एक लंबी सांस खींचकर कहा। मैंने खून किया था, वो भी बरहम हत्या। वो ब्राह्मणी थी। अकेली मेरी माँ ही रोती रोती बस के पीछे बहुत दूर तक भागती आई थी। फिर मुकदमा चला। मुझसे बार बार पूछते, तुमने उसे दराती मारी थी? हाँ जी मारी, मैं कहती। तब तुम जानती हो लड़की कि तुम्ही ने उसका खून किया है? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया, वो तो मुझसे हो गया। उसने बड़े भोलेपन से अपने कथन की पुष्टि के लिए मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। आप ही बताइए दीदी, मैं झूठ बोली? खून क्या मैंने जानबूझकर किया था? वो तो मुझसे हो गया था। ये जो मुझसे हो गया की मिठास और निरीह बोली कमनीयता पहाड़ी भाषा में है, उसे ग्राह्य करने की क्षमता यदि उस न्यायाधीश में होती तो निश्चय ही वो उसे छोड़ देता। पुण्य तोया भागीरथी सलिल सी पवित्र अश्रुजल से छलछलाते विकसिताम्बुज नेत्र पत्र 15 दिन के संक्षिप्त हनीमून की मधुर स्मृति का उल्लेख करते ही थरथरा रहे अधरद्वय और सुडौल कांचन सन्निभ देहयष्टे। एक अकेली चनुली ही उस कारागार को ज्योतिपुंज बन आलोकित कर सकती थी। अब वो जेल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी ही नहीं, सबसे अनुकरणीय आचरण से अपूर्व लोकप्रियता भी प्राप्त कर चुकी थी। इधर उनके उदार अधीक्षक ने बड़े साहस से उन्हें गाइडिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी थीं। नीली साड़ी और गाइडिंग का बिल्ला लगाए मुड़े कफ की कुर्ती में चनुली किसी द्युतिमान तारिका से कुछ कम आकर्षक नहीं लगती थी। उसे पहले प्राणदंड ही मिला था, क्योंकि उसे अनजाने में हो गई हत्या भी नृशंसता के दायरे में आती थी। छिन्न मस्ता प्रतिवेशनी की गर्दन धड़ से दूर छिटका उसने चलते चलते भी प्रतिशोध ले लिया था, किंतु उस कमनीय चेहरे की लुनाई ने स्वयं ही उसकी पैरवी की। संसार का कौन जल्लाद भला उस चेहरे पर नकाब की यवनिका डाल फांसी का फंदा खींच सकता था? आजन्म कारावास का काला कंबल ओढ़ वो पहले नैनी रही, फिर अपने सौम्य आचरण का पासपोर्ट दिखाकर आदर्श कारागार में प्रवेश पा गई। इसी बीच किसी हिंदी फिल्मी नायक की भांति उसका प्रणयी पति सहसा आकर उपस्थित हो गया। 15 दिन की सहचरी के क्षणिक साहचर्य की मादक स्मृति उसे पागल बना गई। उसने उच्च न्यायालय में अपील की। यदि दयालु न्यायाधीश उसकी पत्नी को छोड़ दें तो वो उसे ग्रहण कर लेगा। दोष उसकी पत्नी का नहीं था, उसकी कर्कशा प्रतिवेशनी ने ही उसे उकसाया था। एक विदेशी उक्ति है कि प्रेमी से समस्त विश्व प्रेम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने चनुली की सजा 4 वर्ष की कर दी। इस बीच वो बराबर अपनी बंदनी सहचरी को रसपगे आश्वासनपूर्ण पत्र लिखता रहा। क्या वो तुमसे मिलने भी आया? मैंने पूछा। नहीं, मेरी सास ने उन्हें आने नहीं दिया। मुझसे मिलने आते तो पूरे गांव को खिलाना पड़ता। फिर उनकी चिट्ठियाँ। अधूरे वाक्य के बीच ही उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। दोनों घुटनों में सिर डालकर वो चुप हो गई। उसके अनकहे वाक्य से ही मैं समझ गई कि उन मधुर रसीली चिट्ठियों में ही उसने अपने खोए पति को फिर पा लिया है। किंतु इधर 2 सालों से उनकी एक भी चिट्ठी नहीं आई। एक बार जेठ जी ही आए थे। तुमने उनसे पूछा नहीं? मैंने कहा। पूछती कैसे दीदी, मुझे शर्म जो आती थी। पहली बार मैंने उसके पीले चेहरे पर मधुर लजीले स्मृति की प्रेम छाया सी देखी। उस अंधेरे कमरे में भोले चेहरे को क्षण भर के लिए दर्शनीय बना गई उस मोहक मुस्कान को देख मैं पलक झपझपाते ही समझ गई कि क्यों प्राणदंड पा गई प्रेयसी को छुड़ाने उसके पति ने अपील की होगी। मैं जानती हूँ दीदी, उन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी। यही सोचती हूँ। 2 साल तो कट गए हैं, 2 साल और हैं, पर छूट कर जाऊँगी कहाँ मैं? कभी मिलते तो यही पूछती, जब ले ही नहीं जाना था तो मेरी सज़ा कम क्यों करवा दी? अब तो यही मेरा मायका और ससुराल है। सच पूछो तो मुझे मायका ही लगता है। यहाँ जब आई
तो पढ़ना नहीं जानती थी, अब पढ़ना सीख गई हूँ। दिन भर तो काम में कट जाता है पर रात नहीं कटती। चैत आता है तो सोचती हूँ काफल पका होगा, घर घर भेटुली बन रही होगी, बैसाख में सेब खुमानी वाली हवा चलने लगेगी और माघ पूस में बर्फ़ ही बर्फ़। कभी कभी तो सारी रात बर्फ़ ही के सपने दिखते रहते हैं। चनुली, मैं इस गर्मी में पहाड़ गई तो तुम्हारे गांव भी जाऊंगी। कहती हो अल्मोड़ा से 2 घंटे का रास्ता है। क्या नाम है तुम्हारे गांव का और तुम्हारे पिता का? बर्फीली हवा के दिवा स्वप्न भंग हो गए। फलों से गदराए खुमानी आड़ू के पेड़ सहसा मेरे प्रश्न के वज्रपात से धराशायी हो गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जिस गांव से रिश्ता टूट ही गया उसका नाम क्या बनूं दीदी? वो बोली। बाबू के नाम पर तो उसी दिन कालिक पोत आई। कसम खाई थी कि अब इस पापी मुंह से उसका नाम कभी नहीं लूँगी, पर और पता बता सकती हूँ। ब्राह्मण हैं, गांव के प्रधान हैं, चौरवानी। पट्टू का भूरा कोट और काली गबरून का बंद पायजामा पहनते हैं, ऐनक लगाते हैं। एक कमानी डोरी से बंधी है। घर के दाईं ओर की पगडंडी शिवालय से होकर ठीक हमारे मुआल में उतरती है। सामने 3 मिहिल नाशपातियों के पेड़ हैं और पिछवाड़े एक कागजी अखरोट का जंगी पेड़ भी है। चनुली ने एक सांस में अपने ग्राम का पूरा नक्शा उगल मेरी ओर बड़ी आशा से देखा। फिर उसे लगा शायद कुछ कसर रह गई है। रुक रुक कर वो फिर कहने लगी, बाबू मेरे एकदम गऊ हैं, शांत, किसी से कुछ नहीं कहते। देवर जी का अभी जनेऊ नहीं हुआ, इसी से 2 चोटियों की लटी करते हैं। शक्ल इनसे बहुत मिलती है पर रंग इनसे बहुत गोरा है। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, अब तो आप ढूंढ लेंगी ना? पर मैं क्या ढूंढ पाऊंगी? उत्तराखंड की गोरख धंधे सी दुरू ज्यामिति में भूरा कोट और काले गबरून का बंद पायजामा पहने उस गऊ से शांत प्रधान को क्या मैं सहज में ढूंढ पाऊंगी, जिसकी तागे सी बंधी एक कमानी वाले ऐनक के नीचे धुंधली आंखों में एक गोल पीले चेहरे का करुण चित्र बार बार उभरता विवर्ण अश्रु जल के बीच डूब जाता है। कुमाऊं के असंख्य घरों के बीच क्या मैं उस घर को ढूंढ सकूंगी जिसके दाईं ओर से मुड़ गई पगडंडी शिवालय से होती ठीक उस मुआल में उतरती है, जहाँ सामने 3 मिहिल नाशपातियों के पेड़ हैं और पिछवाड़े एक जंगी कागजी अखरोट, जहाँ 2 चोटियों की लटी लटकाए उसके गोरे देवरवा का चेहरा एकदम उसके सांवरे प्रीतम से मिलता है। और कुछ? मैंने अपनी विवशता को एक लंबी सांस से दबाकर पूछा। हाँ दीदी। वो आज बड़े उत्साह से मुझे अपने मायके की देहरी से अल्मोड़ा कचहरी की ओर खींच ले गई। वहाँ से अल्मोड़ा कचहरी आकर मेरा एक और काम कर देना। जब मुझे अल्मोड़ा ले जाया गया तो मेरे सब गहने खुलवा लिए गए थे, पर चरियो मतलब मंगलसूत्र मैंने नहीं खोलने दिया। नाक की फुल्ली उतारने लगे तो मैं हाथ जोड़कर बहुत गिड़गिड़ाई, पर पटवारी जी बोले, पगली, जेल में क्या सुहाग धर्म का शगुन अशगुन चल सकता है? ये आज तेरे ही गहने खोले जा रहे हैं। यहाँ तो रानी महारानी भी जेल जाएं तो उनके गहने भी खुलवा दिए जाते हैं। फिर फुल्ली उतार कर पत्थर पर रख दी तो मैंने पैर पकड़ लिए। आप तो पहाड़ी हैं, जानती ही होंगी कि सुहाग कहीं पत्थर पर धरा जाता है। हाँ, मैं जानती थी। मंगलसूत्र, लौंग या चूड़ी पत्थर पर धरे जाने का श्राप कुमाऊनी सधवा के लिए सबसे घातक श्राप है। तेर चरियो ढूंढ में धरी जा, इससे बड़ी गाली भला और क्या हो सकती थी? तब पटवारी जी ने कहा था, अभी सब गहने गिनती होकर रजिस्टर में चढ़ते ही तिजोरी में धर देंगे, रोती क्यों है? तू जरा जाकर अपनी आंखों से देख लेना दीदी, मेरी फुल्ली ठीक से धरी है या नहीं। आज तक जिस गहर को मैं बड़ी देर तक घुटक रही थी, उस सहसा कंठ नली में एक मुक्का मारकर बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। पति ने आंखें फेर ली थीं। हृदयहीन समाज के द्वार बंदनी के मुक्त होने पर भी उसी निर्ममता से मुंदे रहेंगे। फिर भी ₹1.25 की फुल्ली के प्रति ऐसा मोह? क्या ये भोली सावित्री इसी फुल्ली के बल पर अपने सत्यवान को लौटा पाएगी? मैंने सुना तुम बहुत अच्छा गाती हो चनुली, बहुत दिनों से पहाड़ी गाना नहीं सुना। मैंने करुण प्रसंग का एक पृष्ठ स्वेच्छा से ही पलट दिया। उसकी आंखों में एक चमक आई। फिर उसने अपनी स्वाभाविक लजीली चितवन से मुझे देखकर आंखें झुका लीं। 15 अगस्त को तुमने सुना एक बहुत ही बढ़िया पहाड़ी गाना गाया था, नहीं सुनाओगी क्या? मैंने उसे किसी बच्ची की भांति फुसलाया। वो कुछ झिझकी, फिर पहाड़ी दुनाली मुरली सी ही मीठी पतली आवाज़ कारागार के कठिन कपाटों से टकराकर गूंज उठी। पलटनों को बाजो बाजन लागो, झोला तमलोटा साजन लागो, ओ मेरी ईजा पके दे खीरा, लड़ना सू जांच कुमैया बीरा। अर्थात पलटनिया बाजा बजने लगा है, फौजी झोले तमलोटों से सजा वीर रणबांकुरा युद्ध में जा रहा है। अरे मेरी माँ, तू जल्दी खीर तो पका दे, तेरा कुमैया वीर लड़ने को जा रहा है।
उन सूजे पपोटों के नीचे झपकती रेशमी पलकों में पैर रखता क्या सचमुच ही उसका कुमैया वीर खाकी वर्दी पहने परेड करने लगा था। बाहर लू की प्रचंड लपटें उठ रही थीं, किंतु मुझे लगा खुली खिड़की से मुट्ठी भर देवद्रुमों की शीतल बयार आकर बिखर गई है। किसी छरहरी किशोरी सी कृशोदरी सुआल नदी को देखती मैं नैनीताल से अल्मोड़ा जा रही बस में बैठी हूँ। सामने है काकड़ी घाट की सुरम्य घाटी और घाटी की गोद में बिखरा देवालय। बस बल खाती चली जा रही है। सरल महायात्रियों के बीच बिखरी पोटलियाँ, पोटलियों के बीच बिखरा सेब की पेटियों का वैभव और पेटियों की दरार से आती सेब की मादक सुगंध। दूर दूर तक फैली पर्वतीय श्रेणियों से ही टकरा टकरा कर क्या वंशी सी मिट्टी कंठ की मधुर गूंज उठ रही थी। पलटनों को बाजो बाजन लागो, झोला तमलोटा साजन लागो। अचानक मैं चौंकी। कमरे में क्या हम दोनों अकेली रह गई थीं? चनुली के मीठे स्वर का जादू न जाने कब कारागार की बंदनियों को उस कमरे में खींच लाया था। मीठे स्वर के जादू ने किसी चतुर मेकअप मैन की सी तुलिका से एक एक चेहरा रंग कर बदल दिया था। काली हीरा, उदास आंखों वाली माया, दांतों में सोने की कील ठुकी पिथौरागढ़ निर्वासनी वार्डन, सबके चेहरों पर बद्री केदार से लौट रही वैष्णवियों की सी सात्विकी स्निग्धता उतर आई थी। मैं उठ गई। आप क्या इनसे दो शब्द नहीं कहेंगी? अधीक्षक की हंसमुख पत्नी ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने गर्दन हिला दी। पक्षाघात के किसी आकस्मिक झटके ने मेरी वाणी हर ली थी। वाणी होती भी तो मैं किस भाषा में उनसे दो शब्द कह सकती थी? वहाँ जो भाषा ग्राह्य थी, आंखों ही आंखों में उसी भाषा के माध्यम से मैं उनसे विदा लेकर बाहर आ गई। एक क्षण के लिए उन्मुक्त आकाश भी मुझे अनचीना लगा। सामने की विराट ड्योढ़ी फिर बंद हो गई, किंतु खिड़की बंद होने से पहले मेरी उतावली दृष्टि स्वयं ही मुंद रहे कपाटों पर जम गई। 2 अश्रुसिक्त आँखों को पहचानने में मैंने भूल नहीं की। 2 साल और हैं दीदी, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? उसका प्रश्न बार बार मेरे कानों में बज रहा था। वर्षों पूर्व आश्रम के लोकप्रिय नेत्रहीन गायक कालू ने छतिम तला की संगीत सभा में अपने एक अपूर्व गीत से श्रोताओं को झुमा दिया था। आज उसी मिश्री घुले कंठ स्वर की स्मृति मुझे चनुली की अश्रुसिक्त आंखों के मूक प्रश्न का उत्तर सुझा गई। छिन्न शिकल पाए निये रे पाखी, जा उड़े जा रे एकाकी। अर्थात, अरे पक्षी, छिन्न श्रृंखला पाँवों में लेकर तू अब एकाकी ही उड़ जा। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी जा रे एकाकी।